सब उम्मीद करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी, लेक्चर नंबर जो है हमारा 18 रहने वाला है एंड द टॉपिक इज द प्रोडक्टिविटी। तो हम आज पढ़ने वाले हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में, तो फटाफट से जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। उसके बाद जो है हम गुड इवनिंग प्रियंका, कैसे हैं? Yes, hello. Everything is fine. Okay, let's start. हमने कोई प्रोडक्टिव वाला काम नहीं किया है, ठीक है? कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया हमने, ठीक है? तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे हम जो प्रोडक्टिविटी वाली चीजें देखेंगे वो प्लांट के केस में हम प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक है? यानी कितना जो है प्रॉफिटेबल चीजें जो है हमने की हैं, उसको कहते हैं। जैसे कि आज हमने कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया है, कोई अच्छा नहीं किया है, कुछ बाकी के दिनों से हटके कोई अच्छा काम नहीं किया है, तो आज कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ है, पहले का बना बनाया काम चलता आ रहा था। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब कुछ नया करना, कुछ क्या होगा? जनरेशन, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमास, ठीक है? रेट ऑफ generation of biomass in ecosystem, in an ecosystem, ठीक है? तो एक इकोसिस्टम में बायोमास का जनरेशन रेट क्या है? दैट इज द प्रोडक्टिविटी, ठीक है? तो बायोमास का जनरेशन का जो बायोमास जनरेशन, इट मीन्स की प्रोडक्शन ऑफ बायोमास का जो रेट है इकोसिस्टम में वो क्या है और कितना है, तो वो रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्टिविटी को। अब प्रोडक्टिविटी कुछ चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो सकता है, जैसे कि अगर हम अभी जो बात ही कर रहे हैं, तो प्लांट में यदि हम देखें तो प्लांट के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है? एयर जरूरी है, वाटर जरूरी है, टेम्परेचर जरूरी है, राइट? टेम्परेचर जरूरी है, न्यूट्रिएंट्स जरूरी है और जो है लाइट्स जरूरी है। तो ये सारा रिक्वायरमेंट्स है प्लांट के लिए। ये सारा क्या है? रिक्वायरमेंट है। किसके लिए? प्लांट के लिए ये सारे रिक्वायरमेंट्स है कि अगर ये सारे चीज मिलेगा तो प्लांट में प्रोडक्शन होगा, प्लांट की प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। लेकिन यदि इसी में से कुछ चीज कम हो जाए, कुछ चीज ज्यादा हो जाए, तो ये प्रोडक्टिविटी, प्लांट की प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करता है, ठीक है? तो प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है, तो प्रोडक्टिविटी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय the water temperature, may influenced by the water temperature, nutrients and lights, ठीक है? तो क्या चीज से ये प्रोडक्टिविटी जो है इन्फ्लुएंस्ड हो सकती है? इन्फ्लुएंस किस चीज से हो सकती है? वाटर से हो सकता है कि वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, ठीक है? या बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा तो प्लांट्स जो है खराब हो जाता है ना? न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएंगी तो लीफ जो है, आप देखे होंगे कि कुछ प्लांट्स आपके घर के आसपास लगे होंगे तो देखे होंगे कि क्या होता है कि पत्ता जो है वो सूख के झड़ता जाता है और प्लांट जो है वो खराब हो जाता है, ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है? न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होता है, ओके?
लाइट्स जो है अगर इसको प्रॉपर नहीं मिलेंगी तो भी प्रॉब्लम है, टेम्परेचर अगर इसको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो भी, मतलब प्रॉपर जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर चाहिए होगा, जिस तरह का प्लांट है वो टेम्परेचर जो है अडेप्ट करने वाला, उस तरीके का अगर टेम्परेचर नहीं होगा तो भी इफेक्ट करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके द्वारा प्रोडक्टिविटी जो है वो इफेक्ट हो सकता है, इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है। अब प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी दो तरीके से होता है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी कहें या प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो जो प्रोडक्टिविटी होता है वो दो तरीके का होता है। कौन कौन होता है? तो एक होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरा होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ओके, प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है और सेकेंडरी? तो प्रोडक्टिविटी जो है आर टू टाइप्स, दैट इज वन इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड द सेकेंड वन इज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जिसमें कि आप देखते हैं कि यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द प्रोसेस इन विच सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम इनऑर्गेनिक सच एज वाटर्स, CO2, ठीक है, etc. Okay, and then formation of the sugar or you can say glucose by the process of photosynthesis in the plants. तो प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है? प्राइमरी प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोडक्टिविटी क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस का प्रोडक्शन होता है। किससे? ऑर्गेनिक सब्सटेंस का प्रोडक्शन होता है। किससे? इनऑर्गेनिक से, इनऑर्गेनिक से। इनऑर्गेनिक क्या क्या है? जैसे कि आपको वाटर है, CO2 है, इन सभी चीज़ों से। तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि शुगर, और इसी को हम लोग ग्लूकोज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज शुगर बन रहा होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बन रहा होता है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बन रहा होता है। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और ये जो ग्लूकोज बना है प्लांट में, ये ग्लूकोज हो गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो विच वन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? कौन रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के, यानी कि कौन जो है आपको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में भाग लेता है? तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज प्लांट्स, ठीक है, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ओके। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाता है? तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस का बनना। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, लाइट्स, ये सारी चीज़ें जो है मिलती हैं, तब जा करके क्या बनता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। तो प्रोसेस जिसके थ्रू ग्लूकोज बनता है वो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। तो ये जो ग्लूकोज बनता है प्लांट में, ये होता है प्राइमरी प्रोडक्शन प्लांट का। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है प्लांट जनरेट करता है, एल्गी जनरेट कर सकता है, और साइनोबैक्टीरिया जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो ये दिस इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दिस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मेंटेन इकोसिस्टम, ठीक है। ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो जनरेट हो रहा है, ये इकोसिस्टम को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? चलिए आगे देखते हैं, और पहले समझते हैं कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब हुआ कि इसमें कि जनरेशन ऑफ बायोमास ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या हुआ? जनरेशन ऑफ बायोमास ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म।
अब हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन होंगे? कंज्यूमर। कंज्यूमर तो याद आ रहा है कुछ? हम लोग कहते हैं ना कि जो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो प्लांट होता है, प्लांट के ऊपर जो भी आएंगे वो कंज्यूमर होगा, जिसको हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। दिस हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स अपॉन द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ और बायोमास प्रोडक्शन। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? जिसमें कि हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि बायोमास का जनरेशन होता है। अब ये बायोमास का जनरेशन कब होता है? तो जब हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को, मतलब प्राइमरी जो यहाँ पे प्रोड्यूसर है जिसको कि हम प्लांट कहते हैं, तो इस प्लांट को खाता है। खाने के बाद जो है हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म यानी कि कंज्यूमर में क्या होता है? बायोमास का फॉर्मेशन होता है। तो ये होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। हेट्रोट्रॉपिक एंड डिकम्पोजर। ठीक है, डिकम्पोजर, हेट्रोट्रॉपिक एंड डिकम्पोजर। बात समझ में आ रहा है? तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया? प्राइमरी प्रोड्यूसर के द्वारा। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर के द्वारा जब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है प्रोड्यूस किया गया, तो इस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को जो है मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है उसने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जनरेट हुई, और जनरेट होने के बाद ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जनरेट हुआ है यानी कि ग्लूकोज, ये कुछ कंज्यूम कर लेगा प्लांट अपने जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। बाकी जो बच जाता है उसको कौन खाता है? उसको खाता है सेकेंडरी जो यहाँ पे मतलब जो ट्रॉपिक लेवल चलता है, यू कैन से कि हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको उस पर फीड करता है और अपना बायोमास को बढ़ाता है। तो यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का बायोमास का बढ़ना जो है वो होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे जो हम एबिलिटी होती है यानी कि ग्लूकोज बनाने की एबिलिटी होती है, और अब ग्लूकोज बनाएगा तो खुद ही तो नहीं मतलब सारा खुद ही नहीं खाएगा, तो खुद अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए यूटिलाइज करेगा। जो बाकी उसकी बॉडी को मेंटेन करने से जो बच जाएगा वो जो है हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को चला जाता है। अब कैसे चला जाता है चलिए देखते हैं। तो इसको हम जो जितनी भाषा अभी सरल भाषा में हम आपको समझा रहे थे, इसी चीज को कहा जाता है एनपीपी, जीपीपी एंड आर। ठीक है, NPP, GPP and respiration। ठीक है, NPP, GPP and respiration। अब NPP क्या होता है? NPP is the net primary productivity या net primary production। NPP क्या है? net primary production या productivity। ठीक है, जीपीपी क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और रेस्पिरेशन क्या होता है ये तो पता है। तो प्लांट में जो ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, ग्लूकोज बन रहा है, तो यहाँ पे हम ये तीनों चीज को समझेंगे। ठीक है, एनपीपी क्या है, जीपीपी क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, और यदि हमें एनपीपी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जीपीपी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, और रेस्पिरेशन निकालना है तो भी कैसे निकालेंगे। ये होंगे एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है, 1 मिनट मैं इसको मिटा के ही लिख देती हूँ। हाँ, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा द अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक्चुअली क्या होता है? तो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग
फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान कितना टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है उसको कहते हैं जीपीपी। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द डिफरेंस बिटवीन इन द जीपीपी एंड आर, यानी कि एनपीपी जो होता है इज इक्वल टू जीपीपी, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना मिला बना है उसमें से रेस्पिरेशन को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एनपीपी। ठीक है, तो ये रिमेंबर रखिएगा। ओके, तो जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब कि टोटल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो एनपीपी अगर होता है तो यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन, यानी टोटल जितना जो बना एनर्जी उसमें से रेस्पिरेशन को माइनस कर देंगे तो हमें निकल जाएगा एनपीपी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि अब एनपीपी, जीपीपी और रेस्पिरेशन को प्लांट के केस में कैसे समझें। प्लांट के केस में समझने के लिए हम क्या करेंगे कि एक प्लांट बनाते हैं। ठीक है, एक प्लांट बनाते हैं। जैसे कि देखिए घर में क्या होता है कि अगर आपको चावल बनाने हैं, ठीक है राइट, अगर यू वांट टू कुक राइस तो आप क्या करेंगे? कुकर लेंगे। कुकर में क्या करेंगे? चावल को धो करके डालेंगे। चावल को धो के डालने के बाद आप क्या करेंगे? कुकर में पानी डालेंगे उसके अकॉर्डिंग। पानी डालने के बाद क्या करेंगे? उसको गैस पे बिठा देंगे। तो जैसे आपको चावल बनाना होता तो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, चावल की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है और फिर गैस की भी ज़रूरत होती है। हम पानी और चावल को कुकर में डालते हैं। डालने के बाद क्या करते हैं? हम गैस पे बिठाते हैं और गैस पे बिठाने के बाद जब चावल बन जाता है तो हम उतारते हैं। दैट इज द जीपीपी। समझ आया? अब उस चावल को जब हम लोगों को परोस के खिलाते हैं, मतलब घर के लोगों को परोस के खिलाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है? चावल उसमें से खत्म हो रहा है। दैट इज द रेस्पिरेशन। ओके, अब रेस्पिरेशन। ओके, अब सबको खिलाने के बाद जितना उस कुकर में चावल बच गया, ताकि कोई और भी बाहर के कोई एक दो गेस्ट आ जाएं तो वो भी खा सकते हैं, उतना बच गया तो वो हो गया एनपीपी। बात समझ में आया? हेलो जावेद, ठीक है, ओके, ये हो गया आपका क्या? एनपीपी। समझ में आया? तो उसी तरह प्लांट में भी क्या होता है कि प्लांट क्या करेगा? सनलाइट लेगा। प्लांट क्या करेगा? सनलाइट लेगा। ठीक है, प्लांट क्या किया? सनलाइट लेगा। अब सनलाइट जब प्लांट लेगा, ठीक है, सनलाइट लेगा तो लेने के साथ ही क्या होगा? यहाँ फोटोसिंथेसिस करेगा। प्लांट में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, अब जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस के कारण प्लांट में किसका प्रोडक्शन होगा? ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, जैसे हम लोग चावल बना रहे थे, चावल पानी डाल के कुकर में डाला, ठीक है, चावल बन के रेडी है, आपका जीपीपी हो गया। ठीक है, आपने उस चावल में से जितने लोगों को खाना खिलाया, यानी खत्म हुआ उस कुकर में से जितना चावल लोगों को, घर के लोगों को खिला के, वो हो गया रेस्पिरेशन। और जितना चावल कुकर में बचा हुआ है ताकि आने वाले 2 गेस्ट भी खा सकते हैं, तो बचा हुआ हो गया एनपीपी। सेम केस यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे इस प्लांट में फोटोसिंथेसिस के बाद जो ग्लूकोज बना टोटल, दैट इज द जीपीपी। ठीक है, क्या हुआ? ये हुआ जीपीपी। अब ये ग्लूकोज बना तो कोई ऐसा होता है, आप लोग हैं कि ठीक है भैया हम आज जो है मैगी बनाए हैं और अकेले मैगी खा लेंगे, ऐसा पॉसिबल है? घर में आपके 2 भाई बहन हो, आपको अकेले मैगी खाने दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, तो बांटना पड़ेगा। ओके, तो और यहाँ पे भी प्लांट क्या करेगा? इसने जो ग्लूकोज बनाया है ना, इस ग्लूकोज को अपने अकेले यूटिलाइज नहीं करेगा, तो इस ग्लूकोज का कुछ हिस्सा ये अपने मेटाबॉलिज्म में जो है वो खर्च करेगा, कंज्यूम करेगा।
तो इसका जो मेटाबॉलिज्म होगा उसमें रेस्पिरेशन एक भी मेटाबॉलिज्म में आता है। तो रेस्पिरेशन से क्या होगा कि रेस्पिरेशन के दौरान कुछ जो यहाँ पे एनर्जी है, कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, कुछ एनर्जी क्या हो जाएंगे रेस्पिरेशन के फॉर्म में वो रिलीज हो जाएंगे। अब रिलीज हो गया तो यानी कि यहाँ पे जितना ग्लूकोज था उसमें से कुछ ग्लूकोज यहाँ खपत हो गया प्लांट के मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। अब इसके प्लांट अपने मेटाबॉलिज्म में जितना ग्लूकोज खत्म किया उसको छोड़ के बाकी ग्लूकोज जो बच गया, यानी कि इस प्लांट में रिमेनिंग ग्लूकोज जितना है, ठीक है, रिमेनिंग ग्लूकोज जितना है, ये रिमेनिंग ग्लूकोज जो है वो क्या हुआ, एनपीपी हुआ। समझ में आया? तो प्लांट ने अपना भोजन बनाया ग्लूकोज, और उस भोजन में से अपनी मेटाबॉलिज्म जो हुआ यहाँ, ठीक है, उसमें कुछ ग्लूकोज खर्च हो गया, खपत हो गया, ठीक है। अब खपत होने के बाद बाकी जो ग्लूकोज बच गया वही ग्लूकोज होता है एनपीपी। अब ये एनपीपी क्या होगा कि अब इस एनपीपी को खाने के लिए गेस्ट आएंगे, यानी कि प्लांट भी कुछ खाना को बचा के रखता है गेस्ट के लिए, ठीक है। काफी इंस्पिरेशनल है प्लांट्स, ठीक है। तो अब ये गेस्ट कौन होगा, ये गेस्ट होंगे हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ये गेस्ट कौन होंगे, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है। जैसे कि जो हर्बीवोर्स होगा वो इस प्लांट को खाएगा तो बचा हुआ जो ग्लूकोज है वो उस हर्बीवोर्स में जाएगा। अब हर्बीवोर्स को कौन खाता है, कार्निवोर्स खाता है। तो अब हर्बीवोर्स प्लांट को खाया तो क्यों खाया, अपना बॉडी का बायोमास बढ़ाने के लिए तो खाया, तो उसका बॉडी का बायोमास बढ़ा। अब उस हर्बीवोर्स को कोई कंज्यूमर खाएगा, तो कोई कंज्यूमर जब किसी हर्बीवोर्स को खा रहा है तो क्यों खा रहा है, अपने बायोमास को बढ़ाने के लिए, अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को जो है परफेक्ट करने के लिए, तो वो खाया। इसी तरीके से ये ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी ट्रांसफर के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था, एनपीपी क्या होता है, जीपीपी क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है, ये समझ में आया। तो बीएससी जो टाइमिंग अगर है देन 7 to 8, यदि पार्ट 3 के स्टूडेंट है देन 9 to 10, ओके, इन द मॉर्निंग क्लास है। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट, ठीक है, आगे चले। अब आगे क्या है कि इफिशियंसी ऑफ, यदि हमें निकालना है कि जीपीपी की इफिशियंसी हम निकालें कि इफिशियंसी ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो हमें क्या मिलेगा। तो अच्छा, यहाँ पे जीपीपी और एनपीपी निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एनपीपी यदि आपको निकालना है, क्या करेंगे, जीपीपी माइनस आर कर देंगे, यानी जितना मिला है उसमें से आर को माइनस कर देंगे तो हमें एनपीपी मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें आर चाहिए, ठीक है, आर चाहिए, यानी कि कितना हम जानना चाहते हैं कि प्लांट ने कितना खर्च किया और कितना उसमें बचा हुआ है। देन हम क्या करेंगे कि जीपीपी माइनस क्या कर देंगे, एनपीपी कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा क्या, रेस्पिरेशन मिल जाएगा। और मान लीजिए कि आपको क्या निकालना है, जीपीपी निकालना है, तो क्या करेंगे, एनपीपी माइनस आर कर देंगे तो जीपीपी निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम निकाल सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ये निकालने आता है, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला आपको लिखा हुआ आता है, इस तरीके से निकालने के लिए तो नहीं आता है लेकिन फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब कहाँ से आता है इस तरीके का क्वेश्चन वो भी हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी इफिशियंसी ऑफ जीपीपी कैसे निकालें, इफिशियंसी ऑफ जीपीपी, इफिशियंसी ऑफ जीपीपी। तो इफिशियंसी ऑफ जीपीपी, सबसे पहले जीपीपी का मतलब क्या हुआ, क्या सिंथेसिस।
अब टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बन रहा है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जितना अमाउंट ऑफ कार्बन फिक्स हो रहा है दैट इज द जीपीपी, यू कैन से ऑल्सो, है ना, कि जितना अमाउंट ऑफ कार्बन जो है वो फोटोसिंथेसिस, होल फोटोसिंथेसिस के दौरान, मतलब जो एक बार फोटोसिंथेसिस हो रहा है उस फोटोसिंथेसिस के दौरान जितना अमाउंट में कार्बन फिक्स हो रहा है दैट इज द जीपीपी, है ना। अब हमें जीपीपी यदि हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे कि एनर्जी फिक्स्ड बाय जीपीपी, एनर्जी फिक्स्ड बाय जीपीपी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एनर्जी इन इंसिडेंट ऑफ सनलाइट, एनर्जी इन इंसिडेंट ऑफ सनलाइट इनटू 100 करेंगे तो हमें मिल जाएगा इफिशियंसी ऑफ जीपीपी। क्या मिल जाएगा? इफिशियंसी ऑफ जीपीपी। अब ये क्या है? एनर्जी फिक्स्ड बाय जीपीपी का मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कितना अमाउंट ऑफ कार्बन जो है वो फिक्स हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये जो डिवाइडेड बाय सनलाइट लिखा है हमने, इसका मतलब यही हुआ कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है जितना अमाउंट ऑफ कार्बन फिक्स हुआ है डिवाइड, तो हमें जीपीपी की इफिशियंसी मिल जाती है, इफिशियंसी मिल जाती है। अब हम जब इफिशियंसी निकालेंगे डिफरेंट इकोसिस्टम की हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए कि डेजर्ट इकोसिस्टम में हम देखें कि डेजर्ट इकोसिस्टम की इफिशियंसी क्या होगी, तो डेजर्ट इकोसिस्टम की जीपीपी की इफिशियंसी देखेंगे तो यहाँ पे वेरी लो इफिशियंसी होगी। हर्बेसियस एंड डेसिडुअस की देखेंगे तो इसकी भी जो एफिशिएंसी होती है ये मतलब फेयरली एफिशिएंट होता है, फेयरली एफिशिएंट होता है, ठीक है। और यदि हम कॉनिफर्स का देखेंगे, कॉनिफर्स फेरस फॉरेस्ट का देखेंगे तो इसका जो होता है हाईएस्ट एफिशिएंट होता है, हाईएस्ट एफिशिएंट होता है। यानी कि अगर यहाँ पे हम यह जो तीन हमने रिप्रेजेंट किया है, अगर आपको आ जाए कि किसकी एफिशिएंसी जो है ज़्यादा है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज पिक द इंक्रीजिंग ऑर्डर या पिक द डिक्रीजिंग ऑर्डर करके आएगा तो आप कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जिसकी है उससे कम उससे कम उससे कम यदि कर लेते हैं तो क्या मिल जाता है आपको, सबकी जो एफिशिएंसी है वो मिल जाता है। तो डेजर्ट के केस में सबसे कम एफिशिएंसी देखा जाता है। और एक होता है फाइटोप्लैंक्टन इकोसिस्टम, तो फाइटोप्लैंक्टन इकोसिस्टम में भी जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन इकोसिस्टम की भी जो एफिशिएंसी होती है वो वेरी लो इफिशियंसी होती है। ये चारों चीज जो है ना आप याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चंस पूछ गया, दिया क्या इफिशियंसी ऑफ जीपीपी, तो आपको ऑप्शन में कुछ इस तरीके से आपको जो है देखने को मिलेगा। सबसे पहले कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा की तरफ जाएंगे